बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि एस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड ज्योमेट्री, उसका जो यूनिट 2 है जिसमें हम मैट्रिसेस के बारे में ही पढ़ते हैं, उसी का ही एक और लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आइगन वेक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। हम इससे पहले ऑलरेडी आप सभी को यह बता चुके हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिसेस। इससे पहले हम आप सभी को जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट फर्स्ट को भी कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट सेकंड के अंतर्गत हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को भी पढ़ चुके हैं। तो अब चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पिछला लेक्चर अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, आप सभी को आई बटन पर लेक्चर्स मिल जाएंगे या फिर पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे। ओके, अब यहां पर एक एक करके सभी चीजों को समझना शुरू करिए। देखिए, एक बात का ख्याल रखिए कि आइगन वेक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स जो होता है, ये आइगन वैल्यू जो हम फाइंड आउट कर लेते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, तभी हम वहां से उसके अगले स्टेप पर बढ़ सकते हैं। यानी कि आइगन वैल्यू जब तक हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तब तक हम आइगन वेक्टर्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये सबसे पहला पॉइंट होता है, ठीक है। और यहां पर देखते हैं कि क्या लिखा गया है। लेट ए बी आई स्क्वायर मैट्रिक्स हम सपोज करेंगे अपनी तरफ से, या फिर हमारे पास क्वेश्चन में तो दिया ही रहता है कि ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि ऑर्डर है n क्रॉस n का। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स हम उन्हीं मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूं और इसे दिमाग में बैठा भी रखिए। एंड x बी अ कॉलम मैट्रिक्स, हम सपोज करते हैं कि x हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है जो कि कुछ इस प्रकार होना चाहिए, x इज इक्वल टू x1 x2 एंड सो ऑन xn। जितना हमारे ऑर्डर का यह a मैट्रिक्स है उतने ही इसके रोज की संख्या होगी, इस x के रोज की संख्या उतनी होगी जितना हमारे उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। यानी कि हम यह भी कह सकते हैं कि यह जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो हमारे पास n क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपनी तरफ से सपोज करेंगे कंसीडर एन इक्वेशन। हम अपनी तरफ से एक इक्वेशन को बनाएंगे जिसे हम कहेंगे ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। ओके, अब यहां पर ध्यान से सुनना, ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, जहां पर x जो है वो दोनों ही राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में यही हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, और a जो है वो हमारे पास दिया गया मैट्रिक्स होगा जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जिसे हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी कहने लग जाते हैं। और लैम्डा जो है वो हमारे पास आइगन वैल्यूज होता है, ठीक है। तो हम आइगन वैल्यूज को ऑलरेडी फाइंड आउट करने का तरीका मैं बता ही चुका हूं। तो इसी को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस, यहां पर देखो हम आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स से अगर इस साइड मल्टीप्लाई कर दो तो क्या कुछ फर्क पड़ता है? किसी भी मैट्रिक्स में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करें उससे हमारे मैट्रिक्स में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं ना कि यहां से a माइनस लैम्डा आई और दोनों ही तरफ से x को हम कॉमन ले लेते हैं और इज इक्वल टू हम 0 कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, ये जो हमारे पास इक्वेशन बना है इसे चलो इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब इसी इक्वेशन की सहायता से ये बात हम जानते हैं कि क्या कर सकते हैं, आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इसी का डिटर्मिनेंट ले लें, a माइनस लैम्डा का अगर हम डिटर्मिनेंट ले लें तो वहां से हमारे पास लैम्डा में एक इक्वेशन बनता है जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की सहायता से लैम्डा के वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं और वही हमारे पास आइगन वैल्यूज होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होते हैं, लैटेंट रूट्स होते हैं। उनका जब हम सेट बनाते हैं तो स्पेक्ट्रम ऑफ रूट्स हो जाता है, स्पेक्ट्रम हो जाता है ऑफ ए, ठीक है। ये सभी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे ना, केवल उसी में ही x वेक्टर जो हम यह सपोज करेंगे x मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, उसी का केवल मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और उसे इज इक्वल टू 0 कर देंगे। और वही जो हमारे पास x होगा वो अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है, इस बात का भी ख्याल रखना, नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो इसी x को ही हम कहेंगे आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स दैट, ठीक है। अब इसका भी सवाल सुन लो, दो पॉसिबिलिटीज है ना, यहां पर x जो है वो 0 भी हो सकता है और नॉट इक्वल टू भी 0 हो सकता है, यानी कि 0 वेक्टर भी हो सकता है या तो 0 वेक्टर नहीं हो सकता है। तो जब 0 वेक्टर होगा तो उसे हम नहीं कहने जाएंगे कि हमारे पास आइगन वेक्टर है, इस बात का हमेशा ख्याल रखना। लेकिन लैम्डा के किसी ना किसी वैल्यू पर यह बात तो जरूर डिपेंड करेगी कि हमारे पास x का जो वैल्यू है वह नॉन जीरो वेक्टर हमें मिल जाए, ठीक है। ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी है। तो जब नॉन जीरो वेक्टर हमें मिलेगा तो उसी को ही हम कहेंगे आइगन वेक्टर। इस बात का हमेशा ख्याल रखना, नॉन जीरो वेक्टर को ही हम कहेंगे आइगन वेक्टर, ठीक है। अब यहां पर एक बात का और ख्याल रखना, अलग अलग आइगन वैल्यूज के लिए हमारे पास अलग अलग आइगन वेक्टर्स मिलेंगे, इस बात का हमेशा ख्याल रखना। और किसी एक आइगन वेक्टर के लिए केवल और केवल एक ही आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करेगा,
ठीक है। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना कि एक आइगन वैल्यूज के लिए बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स कैन एग्जिस्ट। हमारे पास एक आइगन वैल्यू के लिए बहुत सारे आइगन वेक्टर एग्जिस्ट कर सकते हैं, इस बात को दिमाग में बैठा रखो। ठीक है, एक काम करो, इससे पहले नोट डाउन कर लो, फिर जो चीजें मैं बताया हूं उसी को मैं पॉइंट वाइज भी करके लिखवा देता हूं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखो मैंने लिख दिया कि ए वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा के एक वैल्यू के लिए फॉर व्हिच, जिसके लिए ए नॉन जीरो वेक्टर एक्स सेटिस्फाई इक्वेशन फर्स्ट इज कॉल्ड एज आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो हमारे पास वही जो लैम्डा मिल रहा है उसी को हम आइगन वैल्यू कहते हैं, एंड नॉन जीरो वेक्टर जो हमारे पास एक्स होगा उसी को ही हम कहेंगे आइगन वेक्टर ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू दैट लैम्डा। उसी आइगन वैल्यू लैम्डा के लिए ही यह हमारे पास आइगन वेक्टर होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम लैम्डा के वैल्यूज को बदलते जाएंगे तो हमारे आइगन वेक्टर के वैल्यूज बदलते चले जाते हैं। ठीक है, और फिर आइगन वेक्टर को ही हम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी कहते हैं या फिर प्रॉपर वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजों को पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद चलिए इसमें कुछ हम और पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए आइगन वेक्टर से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कराएंगे तो वहां पर इनका हम डायरेक्ट उपयोग करेंगे, तो वहां पर आप चौंक ना जाए, इसलिए मैंने पहले मेंशन कर दिया। देखो यहां पर मैंने लिख दिया, चीजें को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए। इफ x इज एन आइगन वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स ए, हम सपोज कर रहे हैं अपनी तरफ से, सपोज क्या करना है, जब हम किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर निकालेंगे तो हमारे पास एक वेक्टर मैट्रिक्स मिलेगा जिसे हम x कहेंगे किसी भी करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू के लिए। ठीक है, तो अगर उसी x में ही हम किसी नॉन जीरो k से, k जो है वह नॉन जीरो है और वह कोई भी टर्म हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो उसी वैल्यू से अगर हम उसी x में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो वो भी उसी मैट्रिक्स A का ही आइगन वैल्यू होगा और उसी लैम्डा के ही करस्पॉन्डिंग होगा, यानी कि उसी आइगन वैल्यू के ही करस्पॉन्डिंग यह भी आइगन वेक्टर ही होगा। ठीक है, इतनी चीजों को नहीं समझ पाए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी जब एग्जांपल मैं सब कराऊंगा तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। देखो दूसरे पॉइंट में क्या कहता है, करस्पॉन्डिंग टू एन आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स ए देयर विल बी डिफरेंट आइगन वेक्टर्स ऑफ ए। क्या कहता है, समझो इस बात को, कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, उसके हमने आइगन वैल्यूज को निकाला। ठीक है, तो हमें पता है कि कई सारे आइगन वैल्यूज मिलने शुरू हो जाते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब एक आइगन वैल्यू को अगर हम उठाएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग बहुत सारे आइगन वेक्टर्स हमारे पास मिलने शुरू हो जाते हैं। यह भी एग्जांपल के थ्रू भी मैं बताऊंगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स मिल सकते हैं केवल और केवल एक ही आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, फॉर ए given eigenvector of a matrix A, there corresponds on one and only one eigenvalue of A। क्या कहता है कि अगर हमारे पास केवल एक आइगन वेक्टर दिया गया है, समझो इस बात को, अगर हमारे पास एक आइगन वैल्यू है तो उसके करस्पॉन्डिंग बहुत सारे आइगन वेक्टर्स मिल सकते हैं, लेकिन अगर केवल एक ही आइगन वेक्टर हमारे पास दिया गया है तो वह केवल और केवल एक ही आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ही मिला होगा, यह बात बोली जा रही है। ठीक है, तो फिलहाल इतनी चीजों को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और इन चीजों को हम बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का हम आइगन वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक बात का ख्याल रखना, हम आइगन वैल्यूज वाले लेक्चर में जो जो क्वेश्चंस लिए थे उन्हीं क्वेश्चंस को ही हम इस लेक्चर में भी लेंगे और साथ ही साथ हम उनके आइगन वेक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कहने का क्या मतलब है कि आप सभी को आइगन वैल्यूज वाले लेक्चर को देखना होगा, क्योंकि मैं अब आइगन वैल्यूज को डायरेक्ट रखूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि कैसे निकाला जाता है, तो उन पर यहां पर समय बर्बाद करने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि होगी। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, सोल्यूशन। सबसे पहले तो आपको लिखना है कि गिवन दैट, लिखना है गिवन दैट हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया गया है ए, उसे लिखना है। फिर उसके बाद लिखना है द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना है a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, फिर उससे आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद का स्टेप यहां से शुरू होगा जब आइगन वेक्टर बोला गया है तो। ठीक है, तो पहले इतनी चीजों को करना सिखा चुका हूं, इसलिए मैं डायरेक्ट चल रहा हूं आगे, अदरवाइज आपको नहीं पढ़ना है, पहले उन चीजों को लिखना है। ठीक है, तो यहां पर देखो हम क्या करेंगे, चलो एक क्वेश्चन में मैं करके ही दिखा देता हूं। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा वो क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, यहां पर हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखते हैं, यहां पर ऐसे लिख लेते हैं a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a माइनस लैम्डा आई का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी हम बता चुके हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो डायगोनल एलिमेंट है उन्हीं में से केवल लैम्डा को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 3 0 माइनस 4 माइनस लैम्डा 2 और यहाँ पर आएगा 0 0 7। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मैंने सॉल्व करके दिखाया था, सॉरी यहाँ पर 7 माइनस लैम्डा होगा, 7 माइनस लैम्डा। अब इसे मैं पिछले वाले लेक्चर में सॉल्व करके भी दिखाया था,
तो आई थिंक हमें मिला था आइगन वैल्यूज आर, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास आइगन वैल्यूज मिले थे वो क्या मिले थे, आइगन वैल्यूज ऑफ ए हमारे पास मिले थे लैम्डा इज इक्वल टू मिले थे, लैम्डा का वैल्यू हमारे पास हो जा रहा है 1 और यहाँ से हम करेंगे तो -4 और यहाँ से हम करेंगे तो 7 मिल रहा है, ठीक है। यही तो हमें मिला था। अब ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो यहाँ पर हम ज़्यादा समय नहीं दे रहे इन चीज़ों में, ठीक है। तो अब चलो हम अगले स्टेप पर अब यहाँ से बढ़ना सीखेंगे, समझना सीखेंगे। तो देखो क्या करता है, हमें करना यह है कि हमें आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो हम किसी एक लैम्डा को पहले उठाएंगे। तो यहाँ पर एक हेडिंग दे दो, मन करे तो यहाँ पर लिख दो कि आइगन वेक्टर, ठीक है, आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 हम सपोज कर ले रहे हैं। अभी पहले 1 के लिए चेकआउट करते हैं, फिर -4 के लिए चेकआउट करना पड़ेगा, फिर 7 के लिए भी चेकआउट करना पड़ेगा, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना। तो हम क्या करते हैं, लेट हम सपोज कर ले रहे हैं कि x हमारे पास एक वेक्टर मैट्रिक्स है जो कि हमारे पास x1 x2 और x3 है, ठीक है, which is not equal to 0। यह भी लिखना जरूरी होता है क्योंकि हम जानते हैं कि आइगन वेक्टर कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो which is not equal to 0 b आइगन वेक्टर, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। हमें इसके लिए कैलकुलेट करना है। देन वी हैव, तो हमारे पास है क्या है, अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास है, यहाँ पर मैं लिखना शुरू करता हूँ अगले स्टेप्स को। तो हमारे पास है क्या है कि ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा का वैल्यू हमें पता है 1, तो 1x हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ऑलरेडी मैं करके सिखा चुका हूं। अभी मैंने लिखा था कि ax इज इक्वल टू लैम्डा x, तो हमारे पास यहीं पर उसी से आया हुआ है, ठीक है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां पर हम करेंगे a माइनस लैम्डा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई 1 तो ऑलरेडी है, और यहां पर लैम्डा और आइडेंटिटी एलिमेंट, और यहां पर आता है x इज इक्वल टू 0। इसी को तो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाया था। तो अब लैम्डा का वैल्यू हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि लैम्डा 1 का वैल्यू हमारे पास है 1, ठीक है। तो इसलिए यहां पर क्या आएगा, 1 केवल हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करूंगा आइडेंटिटी में तो 1 ही होगा। ये बात तो ऑलरेडी आप समझ चुके होंगे। तो अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, यहां पर हमारे पास होगा A, यानी कि हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स। तो जहां जहां पर हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है वहां पर 1 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 1 में से 1 चला जाएगा, 2 और 3, और यहाँ पर 0, -4 में से -1 सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर भी 0 होगा, और यहाँ पर 7 -1 होगा, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स मिला। और x मैट्रिक्स को भी एक्सपेंड करिए, तो यहाँ पर हमने लिखा है x1 x2 और x3, ठीक है, which is equal to 0। प्रोसीजर को समझो। अगर आप एक प्रोसेस को समझ गए, एक क्वेश्चन का प्रोसेस समझ गए, तो अगले क्वेश्चंस का प्रोसेस बहुत ही आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर इसे हमें लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा वो 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास मिलेगा -5, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 6। ये हमारे पास मैट्रिक्स मिला, और ये हमारे पास है x1 x2 और ये हमारे पास है x3, ठीक है, which is equal to 0। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैं आप सभी को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन समझा चुका हूं, और यहां पर जब 0 लिखा गया है, इस 0 का मतलब ये हुआ कि यहां पर हमारे पास 0 वेक्टर लिखा गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 वेक्टर। तो यहां तक जब हम पहुंच चुके हैं तो अब एक प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देते हैं कि कॉलम को रोज से इंटरचेंज कर देते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो हमारे पास 0 वाला कॉलम है ये हमारे पास लास्ट रोज बन जाए, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसी को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो इंटरचेंज हम जब करेंगे तो ये पहला वाला कॉलम पहले वाले रो से इंटरचेंज हो जाएगा, तो 0 2 3 हो जाएगा। दूसरा वाला कॉलम दूसरे वाले रो से जब चेंज होगा तो 0 -5 हो जाएगा, और 2 नीचे चला जाएगा। तीसरा वाला कॉलम तीसरे वाले रो से इंटरचेंज होगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या मिल रहा है, x1 x2 और हमारे पास हो गया x3, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 0 0 0। अब एक बात का ख्याल रखना, हम चाहेंगे कि हमारे पास जो यह 0 रो है, ऊपर वाला पहला रो है, रो 1 जो है वह 0 बन चुका है, हम चाहते हैं कि यह रो 3 में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि एक्चुअली हम यही तो पढ़े हैं कि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं, अगर हम होमोजीनियस सिस्टम की बात करें तो हमारे पास लास्ट वाला रो ही हम 0 बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हम एशेलॉन फॉर्म में लाना चाहते थे। वैसे एशेलॉन फॉर्म में है, लेकिन मैं लाना चाहता हूं और भी तरीके से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस 3 2 6 को ऊपर लिख देते हैं और 0 0 0 को नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमें क्या मिलेगा, समझने की कोशिश करिए। 3 2 6 लिखा था ना, तो यहाँ पर हमारे पास है 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 3,
और यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 लिखा था तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर लिखा था 6 और यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इसे हम अभी एशेलॉन फॉर्म में और बनाना चाहते हैं। एक्चुअली मैं इसे जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक काम करते हैं ना कि इस 3 को 1 बना देते हैं, 2 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसको भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास 2 जो है वह 0 हो जाएगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं ना कि एक ऑपरेशन को अप्लाई कर देते हैं कि हमारे पास जो रो 1 है, इस रो 1 में रो 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 3 में से 2 का सब्ट्रैक्शन होगा 1 हो जाएगा, 2 में से -5 का जब सब्ट्रैक्शन होगा तो 2 + 5 यानी कि 7 हो जाएगा और यहाँ पर 6 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 रहेगा और यहाँ पर -5, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 0 0। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, x1 x2 और x3 एंड व्हिच इज इक्वल टू हमारे पास है 0 0 0। अब एक और ऑपरेशन को हम अप्लाई कर देते हैं ताकि यहाँ पर भी 0 हमारे पास बन जाए। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हुए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रो 2 है इसमें क्या करने वाला हूँ ना, रो 2 - 2 रो 1 हम करने वाले हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हुए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 176 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से सब्ट्रैक्शन करूंगा तो 0 हो जाएगा, 2 7 14 और -5 में से अगर हम -14 को घटाएंगे, घटाना भी है ना, नहीं -5 में से +14 है तो उसे हम घटा रहे हैं तो 14 में से हम, अच्छा यहाँ पर तो जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और 14 5 होता है 19। ठीक है, तो -19 और यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर भी हो जाएगा 0 0 0। ठीक है, इसमें हम घटा रहे हैं ना तो 6 दूनी 12, 12 यहाँ पर हो जाएगा -12। ठीक है, यहाँ पर 0 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा -12 और यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है x1 x2 और x3 तो इस इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा 0 0 0। ठीक है, अब एक काम करिए, पहले इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा अभी और फिर उसके बाद हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल स्क्रीनशॉट लीजिए उसके बाद। ठीक है ना, नोट डाउन कर चुके होंगे। तो चलिए अब अगले स्टेप पर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो अब इसी को हम सिंप्लीफाई कर लिए हैं, अपने जितना कर सकते थे उतना कर लिए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, मन करे तो और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी हम 6 से डिवाइड कर दें तो भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, लेकिन कुछ खास करने की जरूरत अब नहीं रह गई है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर हम जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 का x1 में जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो 1 बचेगा, 7 का जब x2 में मल्टीप्लीकेशन होगा तो हमारे पास +7 x2 मिलेगा और हम 6 का जब x3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 x3 मिलेगा व्हिच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या मिला है, -19 x2 और -12 x3 व्हिच इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर देखो तो 0 x1 0 x2 और 0 x3 इज इक्वल टू 0 हो रहा है। तो हम चाहे किसी एक को ही लेते हैं, तो हम इसलिए क्या करते हैं ना, हम सपोज कर लेते हैं कि x3 इज इक्वल टू 0 x3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बात पता चल रही है कि हमारे पास जो x3 है वह कुछ भी वैल्यू हो सकता है, हम ऑलरेडी यह चीज डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब क्या होगा कि इसे हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x3 जो है 0 में जब हम किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह 0 ही होता है, यानी कि 1 रखूं चाहे 2 रखूं चाहे 10 रखूं चाहे 100 रखूं चाहे माइनस में 1000 रख दूं तो भी हमारे पास यह वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x3 का हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यू मिलेंगे। क्या होंगे, x3 के हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेंगे। तो जब x3 के इनफाइनाइट वैल्यू मिलते हैं तो इस सिचुएशन में हम सपोज कर लेते हैं कि लेट x3 इज इक्वल टू c, और यह c कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है। देन इस सिचुएशन में हम अगर यहाँ पर x3 इज इक्वल टू सी रखेंगे तो यहाँ पर होगा -12c और उधर जाएगा तो +12c हो जाएगा, और -19 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12c अपॉन में -19 तो -19 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम जब x1 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास है 6c और यहाँ पर है हमारे पास 7 और 19, 7 में से इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। x1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर x1 है। ठीक है, क्योंकि हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6c तो इधर आएगा तो -6c हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हम रखेंगे -12c अपॉन में 19 तो 12 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास है माइनस तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस तो 12 7 में हम मल्टीप्लाई करना और फिर जो मिलेगा उस वैल्यूज को यहाँ पर हम रख देंगे। तो 2 7 14 का 4 हासिल आया 1 और 7 1 7 और 1 8,
और अपॉन में 19c हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कैंसल आउट होता है तो करो, नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पर क्या करना है, ध्यान से सुनना। अब यहां पर देखो, यह बात हमें पता चल चुकी है कि अगर हम x अपने करस्पॉन्डिंग वेक्टर, आइगन वेक्टर को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वह x1 x2 x3 होगा। लेकिन जब ऐसी पॉसिबिलिटी शुरू हो जाती है कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स मिलने शुरू हो जाते हैं, तो हम केवल वहां पर एक नॉन जीरो वेक्टर को बस उठाएंगे। और इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, लेट c इज इक्वल टू 1 हम आमतौर पर सपोज कर लेते हैं। ये नॉर्मल प्रोसीजर है कि हम c इज इक्वल टू 1 सपोज कर लेंगे, क्योंकि हम केवल एक ही आइगन वेक्टर को लिखते हैं। ठीक है, देन इस सिचुएशन में हमारे पास जो आइगन वेक्टर होगा, ठीक है, आइगन वेक्टर जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, हमारे पास आइगन वेक्टर, इसे हम नाम देते हैं x1। तो x1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें x1 का वैल्यू मिलेगा, c इज इक्वल टू 1 हमने नाम दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम c इज इक्वल टू अगर 1 रखूंगा, यहाँ पर भी 1 रखना पड़ेगा, इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, -6 और प्लस 84/9 और सॉरी 19, ये आप लोग सॉल्व करके उसके बाद वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर c इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो यहाँ पर हमें मिलेगा -12/19, और यहाँ पर अगर हम इसे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके करस्पॉन्डिंग, लैम्डा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास आइगन वेक्टर मिला है। यहाँ पर लिख भी दो, करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना, इतनी चीजों को पहले नोट डाउन कर लो। ये हमने केवल अभी लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 पर हमने आइगन वेक्टर को कैलकुलेट किया है। अभी हमें लैम्डा इज इक्वल टू -4 पर कैलकुलेशन करना है, लैम्डा इज इक्वल टू 7 पर भी कैलकुलेशन करना है। तो फिलहाल स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। तो हमने एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमने एक आइगन वेक्टर को कैलकुलेट कर लिया। अब हम बात करते हैं कि दूसरे आइगन वैल्यू, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास दूसरा आइगन वैल्यू जो है -4 है, हमने जो कैलकुलेट किया था। तो हम बात करने वाले हैं कि आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 2 इज इक्वल टू -4। तो लेट हम सपोज कर ले रहे हैं कि x2 इज इक्वल टू दिस बी आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा 2 इज इक्वल टू -4। देन इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, लैम्डा i इंटू x2 इज इक्वल टू 0 होता है। तो लैम्डा का वैल्यू हमारे पास है -4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और +4 बन गया, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, साथ ही साथ x2 हमारे पास रहेगा ही। तो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स था उसमें जो डायगोनल एलिमेंट होंगे उन्हीं में केवल 4 को जोड़ दिया जाता है। तो 1 + 4 2 3 0 -4 + 4 2 0 0 7 + 4 हो जाएगा। और हमारे पास जो वेरिएबल मैट्रिक्स है x2 वो हमने सपोज किया है x1 x2 x3, और राइट हैंड साइड हमारे पास 0 वेक्टर मिलेगा। ओके, अब इसी को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिए। यही अगर आप लोग सॉल्व कर ले जाते हैं, ठीक है, और वैसे भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में मैं आप सभी को ये सभी चीजें ऑलरेडी समझा भी चुका हूं। तो यहां पर देखो हमारे पास क्या मिलता है, 5, यहां पर हमें मिलेगा 2, यहां पर 3, यहां पर हो जाएगा 0 और यहां पर भी हो जाएगा 0, क्योंकि -4 और +4 होता है 0, और यहां पर हो जाएगा 2, यहां पर हो जाएगा 0 0 और यहां पर हो जाएगा 7 और 4 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमारे पास है x1 x2 और ये हो गया हमारे पास x3। ठीक है, और ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 0 मैट्रिक्स जो है वह 0 0 0 होगा। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो बहुत ही आसान सा स्टेप्स है, समझने की कोशिश करना, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसे। देखो एक सिंपल तरीका यह है कि इसी को भी हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो काम क्या करते हैं कि अगर हम 2 को 11 से सॉल्व करना है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन सकता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स बनाना तो पड़ेगा ही, कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, फिलहाल हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसे कॉम्प्लेक्स ना बनाए तो भी हमारा काम बन सकता है। देखो क्या कर सकते हैं, यहां पर हम सीधे लिख देते हैं 5x1, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 2x2 और प्लस 3x3 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0। यहां से देखो, अगर यहां से देखा जाए तो हमारे पास मिलता है x2 जो है वह 0 हो रहा है, यहां पर 2x3 मिल रहा है, केवल 2x3 which is equal to 0 बन रहा है, और यहां पर भी देखो तो हमारे पास 11x3 which is equal to 0 बन रहा है। ठीक है, लेकिन इस बात का ख्याल रखो, अगर यहां पर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों ही तरीकों से हम यह बात कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो x3 है वो केवल और केवल 0 ही होगा, केवल और केवल क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम कुछ भी वैल्यू रखें तो वह 0 के बराबर तभी हो सकता है जब x3 का वैल्यू ही 0 होगा, तभी हम 0 रखेंगे तो ये 0 बना लेगा, यहां पर 0 रखेंगे तो ये 0 बना लेगा। लेकिन x3 इज इक्वल टू हमें 0 मिल गया, लेकिन x2 का वैल्यू हम कहीं से फाइंड आउट कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और कहीं से भी अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश भी करें तो यहां पर देखो 0x2 इज इक्वल टू 0,
यानी कि यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हम लिख सकते हैं प्लस 0x2 और यहां पर भी हम लिखें तो यहां पर हम लिख सकते हैं 0x2। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब देखो हमारे पास 0x2 है और x3 का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया कि 0 मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर लिख दिया है x3 इज इक्वल टू 0, आप लोग नीचे लिख लीजिएगा। देन इस सिचुएशन में अगर हम x3 इज इक्वल टू 0 कह रहे हैं तो इन दोनों ही तरीकों से हम यह कह सकते हैं कि 0x2 इज इक्वल टू 0 हमें मिल रहा है और x2 का इस सिचुएशन में हमारे पास कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो इसलिए हम इसे ना लिखते हुए हम क्या करते हैं ना, डायरेक्ट सपोज कर लेते हैं। देन लेट x2 इज इक्वल टू c, हमारे पास कोई एक कांस्टेंट वैल्यू हम अपनी तरफ से सपोज कर ले रहे हैं। अब यहां पर x2 का जो वैल्यू है वह इनफाइनाइट हो चुका है, यानी कि कई सारे इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेंगे। तो x3 इज इक्वल टू 0 हो चुका है, यह बात तो हमें पता है। और x2 इज इक्वल टू c हमें मिल चुका है, तो इस वाले इक्वेशन में रख देंगे। तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है 5x1, देन 5x1 प्लस हमारे पास x2 का कुछ भी वैल्यू हो सकता है तो 2c, और यहां पर हमारे पास x3 का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है तो 0 मिल रहा है, तो विच इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो x1 इज इक्वल टू हो जाएगा -2/5c हो जाएगा। ठीक है, और c का वैल्यू मतलब हम अपनी तरफ से लेते हैं तो हम c का वैल्यू 1 सपोज कर लेंगे, अदरवाइज आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं, इस पे आपको कोई भी बाधा नहीं बनता है। आप अगर c का वैल्यू 2 लेंगे तो भी काम बन जाएगा, 5 लेंगे तो भी काम बन जाएगा, 10 लेंगे तो भी काम बन जाएगा, बस 0 वेक्टर ना बने, ये बात का ख्याल रखना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिला है, हमारे पास मिला है कि x1 जो है वह -2c/5 है, x2 जो है वो हमारे पास है c, x3 जो है वो हमारे पास है 0। तो अब हम क्या करते हैं ना, लेट c इज इक्वल टू हम 1 सपोज कर लेंगे। तो जब हम 1 सपोज करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू हो जाएगा -2/5 और x2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1 और x3 इज इक्वल टू हमारे पास होगा 0। अगर आप 5 भी लेते तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमें 5 लिखना पड़ जाता। इसका मतलब क्या हुआ, देन आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू λ2 इज इक्वल टू -4 इज हमारे पास क्या होगा, x2 इज इक्वल टू हमारे पास जो वेक्टर बनेगा वो बनेगा -2/5 1 और 0। ये हमारे पास मिला है कौन सा वेक्टर, आइगन वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही आप लोग लैम्डा इज इक्वल टू 7 के लिए भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त भी करेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू 7 के लिए आप सभी के लिए होमवर्क मैं दे देता हूं। ठीक है, आप किसी भी तरीके से सॉल्व करिए, कितना भी वैल्यू लाइए, अगर वह सही तरीका है और सही वैल्यू आप सभी के सामने आ रहा है तो समझ जाइए कि आपका तरीका, आपका क्वेश्चन सही है। हमारा हो सकता है आइगन वेक्टर डिफरेंट आए, आपका आइगन वेक्टर डिफरेंट आए, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं। तो हो सकता है आप किसी दूसरे आइगन वेक्टर को उठा रहे हो, मैं किसी दूसरे आइगन वेक्टर को उठा रहा हूं, तो इसलिए ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। लेकिन उसी सिचुएशन में हो सकते हैं जब इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। अगर केवल एक ही आइगन वेक्टर मिलेगा तो उस सिचुएशन में हम दोनों का ही सेम होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जो अगला लेक्चर आएंगे उसमें हम और भी आइगन वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आप सभी को लेक्चर समझ में आया, और लेक्चर समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेट करिएगा। तो हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।